हेलो स्टूडेंट्स, जेपीआईसी डिजिटल स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूं कि आप घर पर पढ़ाई कर रहे होंगे और स्वस्थ होंगे। विद्यार्थियों, पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था समपरासारी विलयन। समपरासारी विलयन, जिसमें हमने जो है इसमें दो पढ़ा था, एक अतिपरासारी और दूसरा पढ़ा था अल्पपरासारी। इसमें जो है दो प्रकार के हमने जो है परासरण पढ़ा था, अतिपरासारी और अल्पपरासारी। जिसमें अतिपरासारी होता है जिसका परासरण दाब अत्यधिक हो जाता है, और अति अल्पपरासारी क्या है, जिसका परासरण दाब जो है कम होता है। तो इस प्रकार से समपरासारी में हमने दो प्रकार पढ़ा था। आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रतिलोम परासरण क्या होता है। प्रतिलोम परासरण, प्रतिलोम परासरण क्या होता है, एक चित्र के माध्यम से हम लोग समझते हैं कि एक ये टैंक है जिसमें ये हमारा है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एसपीएम, जिसे हम अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। यहाँ पर एक जल भरा हुआ है, लवणीय जल जिसको कहते हैं, आप हमको इसको समुद्री जल कहते हैं। यह है हमारा क्या है, समुद्री जल। समुद्री जल, और यहाँ पर एक कंप्रेसर लगाया गया है। पिस्टन, क्या है, पिस्टन, और इसमें भरा हुआ है हमारा शुद्ध जल। और यहां से हमारा क्या है, जल निकासी। ये क्या है, शुद्ध जल। प्रतिलोम परासरण में क्या होता है कि जब जो है समुद्री जल को या खारे जल को या जो है नमक के विलयन को आप कह सकते हैं, नमक लवण के विलयन, लवण के विलयन, यह एक प्रकार का क्या होता है, विलयन होता है, जिसमें सॉल्ट जो है कुछ मात्रा सॉल्ट की पाई जाती है। जब समुद्री जल को जो है अर्धपारगम्य झिल्ली से जो है शुद्ध जल, समुद्री जल को शुद्ध जल से अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा जो है अलग किया जाता है, तो यह जो शुद्ध जल होता है, यह परासरण के कारण स्वतः ही जो है शुद्ध विलायक से अशुद्ध विलयन की ओर या विलयन की ओर जो है प्रवाहित होने लगता है। इसी क्रिया को हम क्या जानते हैं, परासरण कहते हैं। प्रतिलोम परासरण में क्या होता है कि यदि हम जो है सामान्य दाब से अधिक विलयन पर दाब लगा दें, यदि जो है जो हमारी विलयन पर जो है परासरण दाब से अधिक दाब लगाने पर यह जो यहाँ पर विलयन का जो विलायक है वह जो है किस तरफ आने लगता है, शुद्ध जल की तरफ आने लगता है। और जब यह जो है शुद्ध विलायक की तरफ आने लगेगा, विलयन का जो जल होता है या विलयन का जो विलायक होता है वह जो है कहाँ आने लगता है, शुद्ध जल की तरफ आने लगता है। तो यही प्रक्रिया हमें क्या कहलाती है, प्रतिलोम परासरण कहलाती है। प्रतिलोम परासरण कहलाती है, प्रतिलोम परासरण कहलाती है। इसे हम रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। इन्हें हम लोग जो है घर में पानी को फिल्टर करने के लिए आरओ का नाम सुना होगा आप लोगों ने। आरओ जो होता है वह जो है इसे रिवर्स ऑस्मोसिस का जो है को ही कहते हैं, जिसमें जो है आपको पीने योग्य पानी प्राप्त हो जाता है, जिसमें हम लोगों को क्या होता है, पीने योग्य पानी को प्राप्त हम जो है कर लेते हैं। अब इसमें हम अगर देखें, जब
समुद्री जल को एसपीएम द्वारा शुद्ध जल से पृथक किया जाता है तो परासरण के कारण शुद्ध जल विलयन की ओर जाने लगता है। जब विलयन पर परासरण से अधिक दाब लगाया जाता है, तो जो विलयन का विलायक शुद्ध जल की तरफ या शुद्ध विलायक की तरफ जाने लगता है, अर्थात जो क्रिया होती है वह उत्क्रमणी हो जाती है। अर्थात जो क्रिया है वो क्या है? उत्क्रमणी होने लगती है, और यह घटना क्या कहलाती है? हमारी प्रतिलोम परासरण कहलाती है। प्रतिलोम परासरण, रिवर्स ऑस्मोसिस कहलाती है। तो इस प्रकार से जो है, जो हम पीने का पानी यूज करते हैं वह हमें जो है इसी रिवर्स ऑस्मोसिस एक प्रक्रिया है जिसमें जो है प्रतिलोम परासरण होता है, उसके द्वारा जो है हमको जो है आरओ का पानी प्राप्त होता है। ये है असामान्य मोलर द्रव्यमान। असामान्य मोलर द्रव्यमान विद्युत अपघट्यों के लिए किसी अणुसंख्य विधि द्वारा निकाला गया मोलर द्रव्यमान सामान्य मान से बहुत अधिक या बहुत कम होता है। ऐसे इसलिए होता है ऐसा कि जब विद्युत अपघट्ट को विलायक में घोला जाता है, तो विलेय के अणु क्या होते हैं? विलेय के अणु संगुणित या वियोजित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? संगुणित या वियोजित हो जाते हैं। अतः कणों की संख्या बदल जाने से अणुसंख्य गुण का मान भी बदल जाता है।
बदल जाता है। विद्युत अपघट्यों में किसी भी अणुसंख्य, अगर विद्युत अपघट्यों का किसी भी अणुसंख्य गुणधर्म के द्वारा जो है यदि उनका मोलर द्रव्यमान mb ज्ञात किया जाता है, आपने पढ़ा है कि mb जो ज्ञात किया जाता है वह जो है उसका मान जो मूल मान होता है उससे जो है सामान्य मान से या तो बहुत अधिक होता है या तो बहुत कम होता है। ऐसा इसलिए होता है कि जब विद्युत अपघट्य को किसी विलायक में घोला जाता है तो वह जो विलेय का जो अणु या विद्युत अपघट्य के जो कण होते हैं, अणु होते हैं, वो या तो वियोजित हो जाते हैं या तो संगुणित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जो हमारा ये क्या निकलता है, मोलर द्रव्यमान निकलता है, उसके कारण जो है जो अणुसंख्य गुणधर्म होता है वो भी क्या हो जाता है, या कणों की संख्या जो निकलती है उसके आधार पर अणुसंख्य गुणधर्म भी क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। संगुणन, संगुणन, संगुणन में क्या होता है कि इसमें विलेय के कण आपस में मिलकर या संगुणित होकर एक अणु बना लेते हैं जिससे कणों की संख्या कम हो जाती है, अतः मोलर द्रव्यमान जो होता है, मोलर द्रव्यमान बढ़ जाता है, मोलर द्रव्यमान बढ़ जाता है। 2CH3COOH एसिटिक एसिड C6H6 की उपस्थिति में क्या हो जाता है, CH3COOH का ट्वाइस। इस प्रकार का संगुणन CH3COOH के मध्य अणु के मध्य हाइड्रोजन बंध के कारण होता है, हाइड्रोजन बंध के कारण होता है। ये किस प्रकार से हाइड्रोजन बंध बनाते हैं, H3C O सिंगल बॉन्ड H डबल बॉन्ड O और CH3 सिंगल बॉन्ड H3C CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। अब इनके मध्य जो है क्या हो जाता है, हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, जिनके कारण ये क्या हो जाते हैं, संगुणित हो जाते हैं। हाइड्रोजन बंध आपने पढ़ा है कि जब जो है प्रबल विद्युतीय तत्वों के बीच में हाइड्रोजन पड़ता है तो वह एक अतिरिक्त बंध बनाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बंध कहते हैं। तो जब यह जो है विलेय के अणु या विद्युत अपघट्य के अणु जो है संगुणित होते हैं और इनके अणुओं के मध्य क्या बन जाता है, हाइड्रोजन बंध बन जाता है। तो इस प्रकार से इनकी संरचना जो है हमें प्राप्त होती है। एसिटिक अम्ल का शुद्ध अणुभार कितना होता है, 60 होता है। और जब ये संगुणित हो जाते हैं, संगुणन के
पश्चात इनका मूलर द्रव्यमान क्या हो जाता है, मूलर द्रव्यमान 120 U हो जाता है। तो इस प्रकार से ये संगुणन में क्या हो जाता है, जो है मूलर द्रव्यमान अधिक हो जाता है। अच्छा, हमारा वियोजन, जब विद्युत अपघट्य को जल में घोला जाता है, विलायक में घोला जाता है, तो जो विलेय होता है, तो विलेय अपघटित हो जाता है, अपघटित हो जाता, जिसके कारण कणों की संख्या बढ़ जाती है, कणों की संख्या बढ़ जाती है और मूलर द्रव्यमान क्या हो जाता है, और मूलर द्रव्यमान घट जाता है। हाँ सर, मोलर द्रव्यमान क्या हो जाता है, घट जाता है। जैसे AB क्या हो जाएगा, अपघटित होकर A+B माइनस में चला, A+B माइनस में चला जाएगा। जैसे KCl अपघटित होकर K+ और Cl माइनस में चला जाता है, तब इसका जो है इसका मोलर द्रव्यमान अधिक होगा, मोलर द्रव्यमान अधिक होगा और इनका क्या हो जाएगा, वियोजन के बाद कम हो जाएगा। हमारा वांट हाफ गुणक, पहला है I बराबर सामान्य मूलर द्रव्यमान बटे असामान्य मूलर द्रव्यमान, असामान्य मूलर द्रव्यमान। और दूसरा जो है वो है I बराबर संगुणन बटे वियोजन के पश्चात, वियोजन के पश्चात कणों की कुल संख्या, बटे संगुणन वियोजन के पहले कणों की कुल संख्या। इससे हमारा क्या निकल जाएगा, जो हमारा वांछित गुणक होता है I, वो निकल जाएगा। हाँ, इसे हम N/N0 लिख सकते हैं। अब PbCl2 को यदि हम जो है वियोजित कर दें, तो हमारा Pb+2 + 2Cl-, यहाँ पर क्या हो जाता है, Pb वियोजन के बाद कितने और बन रहे हैं, 1 और 2 3 बटे I बराबर हो जाएगा 3/1 बराबर I बराबर कितना हो गया, 3। तो जो वांछित गुणक है वह कितना आ गया, इसके लिए 3 आ गया। अब अगर सभी का संशोधित सूत्र निकालें, संशोधित सूत्र, जब अणुसंख्य गुण को विद्युत अपघट्य के लिए लगाते हैं, विद्युत अपघट्य के लिए लगाते हैं तो जो I होता है उसे जोड़ दिया जाता है, जोड़ दिया
जाता है। पहला है वाष्प दाब का अवनमन। वाष्प दाब का अवनमन बराबर क्या होता है, P1 नॉट माइनस P1 अपान P1 नॉट इक्वल टू IN2 अपान N1। यह सूत्र जो है विद्युत अपघट्य के लिए अगर हम वाष्प दाब का अवनमन निकालेंगे तो यहाँ पर I जुड़ जाएगा। दूसरा हमारा है क्वथनांक का उन्नयन। क्वथनांक का उन्नयन डेल्टा टीबी इक्वल टू IKB इंटू एम। यह जो है अगर इसके थ्रू निकालेंगे क्वथनांक का उन्नयन तो डेल्टा टीबी इक्वल टू IKB एम होगा। तीसरा हिमांक का अवनमन। हिमांक का अवनमन क्या हो जाएगा, डेल्टा TF इक्वल टू IKFM। और परासरण दाब के लिए चौथा क्या है, परासरण दाब के लिए पाई इक्वल टू INVRT अपान V जो है यह सूत्र, ये संशोधित सूत्र है यदि जो है अणुसंघ के गुण को जो है विद्युत अपघट्यों पर लागू किया जाता है। विद्यार्थियों, आज के इस क्लास से जो है यह चैप्टर समाप्त होता है। आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिए, जो नहीं समझ में आता है वो जो है बार बार वीडियो को देखेंगे या आप अपना नोट्स बनाए हैं उसको पढ़ेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा।